हे मूवी स्टार फैमिली, वेलकम बैक। आज मैं 2020 की जापानीज मूवी 37 सेकंड सुनाने जा रही हूँ। डायरेक्टर हिकारी, IMDb रेटिंग 7.4। दोस्तों, हमारी यही कोशिश रहती है कि आपको अच्छी अच्छी और यूनिक कहानियाँ सुनाएं। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट पक्के से करते रहे और चैनल सब्सक्राइब भी करें ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए। अब कहानी शुरू होती है। यूमा तदाका 19 साल की एक अपाहिज लड़की है। उसके दोनों पाँव काम नहीं करते और हर काम के लिए पूरी तरह से अपनी माँ पर निर्भर है। मगर एक कला है उसमें कि वो कार्टून्स बहुत अच्छा बनाती है। उसकी एक फ्रेंड है साइका, जो कि एक यूट्यूबर है। वो उसके लिए काम करती है। उसके चैनल पर आने वाले मांगा कार्टून्स बहुत ही फेमस होते जा रहे हैं और उसके बहुत जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, जिसके लिए वो मांगा कार्टून्स लवर्स के लिए एक इवेंट रखने जा रही है। उसके मैनेजर ने कहा, आप तो इतनी टैलेंटेड हो, ऊपर से एक अपाहिज लड़की को काम पे भी रखा है। मुझे लगता है ये बात आपको इवेंट पर बतानी चाहिए, जिससे आपकी पॉपुलैरिटी और तेजी से बढ़े। साइका को ये आइडिया भा गया, लेकिन सच तो ये है कि ये सारे ड्राइंग्स उसके चैनल के लिए यूमा बनाती है। साइका ना तो कभी किसी के सामने उसे इस बात का क्रेडिट देती और ना ही उसे तय की गई पगार देती है। हर महीने किसी न किसी वजह से उसकी तनख्वाह से पैसे काट लेती, मगर यूमा इस बात पे कभी कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसे अपना काम पसंद है। आज इवेंट का दिन है। यूमी भी बहुत एक्साइटेड है। आज अच्छे से तैयार होकर उसे बहुत जल्दी है पहुंचने की। काफी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ साइका का ऑटोग्राफ लेने आए हैं। इतनी भीड़ है कि यूमा को अंदर जाने की जगह नहीं मिल रही। वो बाहर के कांच से उसे देखकर हाथ हिलाने लगी, लेकिन साइका ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया, क्योंकि साइका को लगता है कि कहीं किसी को पता न चल जाए कि ये सारे ड्राइंग्स यूमा ने बनाए हैं। यूमा को बहुत बुरा लगा और वो जल्दी घर चली आई। माँ के पूछने पर भी वो कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसके सिरहाने के पास एक तस्वीर है। उसे देखते हुए वो सो गई। अब कुछ दिनों से जब वो साइका के यहाँ काम पर नहीं गई, तब एक सुबह साइका खुद उसके घर आई। वो उसे काम पे फिर से जाने के लिए मनाने आई है, क्योंकि उसके बिना तो साइका का काम चल ही नहीं सकता। वो उसके लिए काफी सारे गिफ्ट्स भी लाई है। उसने यूमा से कहा, अगली कॉमिक्स के डेट्स आ चुके हैं, अगले हफ्ते तक का समय है। ये जितने भी दिन बर्बाद हुए हैं, अब तुम्हें जल्दी काम पर लगना होगा। याद है ना, हम एक टीम हैं। पर यूमी कुछ नहीं बोली, क्योंकि वो वापस नहीं जाना चाहती। यहाँ यूमा ने कुछ जगह अपना काम दिखाकर बात करने की कोशिश की। उन्हें उसका काम तो पसंद आया, लेकिन उन्हें लगता है कि वो यूट्यूबर साइका का स्टाइल चोरी करके बनाती है, इसीलिए उसे काम नहीं दिया। अब उदास यूमा एक दिन यूं ही अपने घर के रास्तों से गुजर रही थी कि उसे वहाँ कुछ एडल्ट मांगा मैगजीन्स पड़ी मिली। उसने उस कॉमिक मैगजीन पे दिए नंबरों पे कॉल करके काम मांगने की कोशिश की। कुछ दफा असफलता हाथ लगने के बाद एक ने उसका काम देखने के लिए हामी भरी। यूमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जल्द ही उसके दिमाग में एक नई मांगा कैरेक्टर की कहानी उभरने लगी। हफ्ते भर लगे उसे कॉमिक्स तैयार करने में और फिर वो कॉमिक के ओनर से मिलने पहुंची। ये कंपनी अलग तरह के एडल्ट कंटेंट्स बनाती है। यूमा वहाँ मिस फूजीमोटो से मिली। काम तो उन्हें बहुत पसंद आया, कहानी भी अच्छी है, लेकिन एक्सपीरियंस की कमी है। ये कॉमिक मैगजीन जिस तरह की तस्वीर छापती है, उसे यूमा एक नौसिखिया लगी और उसने सीधे सवाल किया, क्या तुम शारीरिक तौर पे कभी किसी के करीब आई हो या किसी के साथ सोई हो? यूमी ने ना में सर हिलाया। फिर मिस फूजीमोटो बोली, बस इसी चीज की कमी है तुम्हारे ड्राइंग्स में। मैं तो कहूँगी, हो सके तो पहले कुछ एक्सपीरियंस लो, तब शायद तुम्हारा काम और भी ज्यादा निखर कर आए। अब घर आकर यूमा ने कुछ अडल्ट मूवीज देखी और तस्वीर बनाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा। उसने खुद को छूने की, चूमने की कोशिश की, मगर फिर भी उसे नहीं पता कि उसे क्या महसूस होना चाहिए। फिर उसे वेबसाइट में एक डेटिंग ऐप पे रजिस्टर करने की जगह मिली। अगले दिन वो घर से तो निकली साइका के पास जा रही हो कहकर, मगर वो उस डेटिंग ऐप में मिले कुछ लड़कों से मिलने जा रही है। ऐसा कुछ वो पहली बार कर रही है, लेकिन उसे ये नौकरी चाहिए। वो जितने भी लड़कों से मिली, उसके अपाहिज होने की वजह से किसी ने उसमें रुचि नहीं दिखाई। उनमें से एक ने थोड़ी ज्यादा देर उससे हंसकर बातें की। यूमा को लगा शायद वो उसमें रुचि ले रहा है और उनके बीच मूवीज देखने का समय और जगह तय हुआ। लेकिन अगले दिन वो लड़का आया ही नहीं। यूमा को लग रहा है जैसे पूरी दुनिया ने उसे ठुकरा दिया है, वो प्यार के काबिल ही नहीं। वहां से यूमा मायूस होकर रेड लाइट एरिया की तरफ निकल आई। रंग बिरंगी दुनिया में उसका पहला कदम है। वहां उसकी मुलाकात एक दलाल से हुई। उसने पूछा, क्या तुम किसी को ढूंढ रही हो?
उसने उसे एक लड़के से मिलवाने की बात की। रेट फाइनल हुआ और उसे रूम नंबर 315 में इंतजार करने के लिए कहा गया। घंटे भर बाद वहाँ एक लड़का आया जो कि एक कॉल बॉय है। उसने युमा की हालत तो देखी, फिर घड़ी को 60 मिनट पे सेट कर काम शुरू करता है। ये युमा के लिए बहुत अजीब हालात हैं। वो इतना ही घबरा गई कि लड़का बीच में ही उसे छोड़ पैसे लेकर चला गया। उसके जाने के बाद युमा ने खुद को साफ किया और लिफ्ट के सामने इंतजार करने लगी, मगर लिफ्ट काफी देर से ऊपर नहीं आई। थोड़ी देर में वहाँ व्हीलचेयर पे एक कस्टमर के साथ एक औरत भी आई जिसका नाम माकीको है। पता चला कि लिफ्ट खराब है। युमा का भोलापन देखकर उसने पूछा, घर कैसे जाओगी? युमा बोली, ट्रेन से। ये सुनकर औरत ने युमा को अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी। आते वक्त युमा की उन लोगों से अच्छी खासी जान पहचान हो गई। गाड़ी से उतरते ही उसे माँ का फोन भी आ गया। आज का दिन जैसा सोचकर निकली थी वैसा नहीं था। वो अभी भी नौसिखिया है। मिस फुजीमोटो उसे शायद काम पे ना रखे सोचकर वो वापस साइका के पास काम करने चली गई। साइका को मालूम चला है कि युमा ने कुछ जगह पे अप्लाई किया है जो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। घर पर एक दिन युमा ने मिसेस माकीको को फोन लगाया जो उसे उस दिन मिली थी। दोनों एक बार फिर मिले। माकीको समझती है कि एक उम्र के बाद अपाहिज होने से कितनी इच्छाएं दिल में दबी रह जाती है, खासकर बढ़ती उम्र में। जो बातें युमा माँ से नहीं कह पाती वो माकीको से खुलकर कह सकती है। मिसेस माकीको ने पूरा दिन युमी के साथ बिताया, उसे शॉपिंग कराई, वो चीजें खरीदवाई जो इस उम्र की हर लड़कियां पहनना चाहती है। अब यहाँ साइका ने युमा के काम पर ना आने पर उसकी माँ को फोन कर दिया। जब युमा घर पहुंची, शाम से परेशान उसकी माँ ने कितने ही फोन लगाए उसे, पर युमा का फोन बंद था और माँ के सवालों के बौछार शुरू हो गए। युमा ने बात टालते हुए कहा, आज मैं कैफे में बैठकर काम कर रही थी, इसीलिए साइका से नहीं मिल पाई। उसकी माँ बोली, मुझे बताया तो करो, आजकल सबकी नजर और नियत बहुत खराब है बेटा। युमा ने पलटकर जवाब में कहा, माँ मेरी तरफ कोई किसी भी नजर से नहीं देखता, मेरा कोई अस्तित्व नहीं, और अपने कमरे में चली गई। अगले दिन युमा की माँ खुद उसे साइका के यहाँ काम पर छोड़ने गई और कहा, मैं तुम्हें लेने भी आऊंगी। मगर युमा काम खत्म कर तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर वहाँ से जल्दी निकल गई और उसने आज तक की अपनी जिंदगी की सबसे बेफिक्रमंद शाम जी, खुलकर सांस ली, जहाँ सारे उसकी तरह अधूरे हैं। यहाँ साइका को युमा की माँ ने उसे लाने का वक्त पूछने के लिए फोन किया तो पता चला कि वो तो तबीयत खराब का कहकर कब का निकल चुकी थी। युमा की माँ को समझ नहीं आ रहा कि वो इस तरह बिना बताए कहाँ चली जाती है, किन लोगों से मिलती है, और युमा की कमरे की तलाशी लेने लगी जहाँ उसे माकीको के दिए कपड़े, चीजें और वो एडल्ट कॉमिक मैगजीन्स मिले। वो तो सपने में भी नहीं सोच सकती कि युमा ये सब कर सकती है। माकीको ने इकेतानी को युमा को घर छोड़ाने को कहा। इकेतानी पहले ही दिन से उनके साथ है, वो माकीको का ड्राइवर है। रास्ते में थोड़ी सी शराब के नशे में युमा को ये पूरा शहर अपने कार्टून की दुनिया जैसे लग रहा है। हर बिल्डिंग जैसे कोई कैरेक्टर हो। वो हंसते हुए ये सारी बातें कह रही है जिसे सुनकर इकेतानी भी मुस्कुरा रहा है। अब युमा चुपके से घर में दाखिल हुई ताकि माँ को पता न चले, पर वो तो उसी के कमरे में बैठी है और उसकी सारी चीजें जमीन पर बिखरी पड़ी है। उसकी माँ ने पूछा, ये सब क्या है युमा? युमा बोली, आप नहीं समझोगे। उसके छोटे कपड़े, उसके मेकअप देखकर उसकी माँ को गुस्सा आ गया और उन्हें जबरदस्ती उतारने लगी उसे नहलाने के लिए, पर उसके मुंह से तो शराब की बू आ रही है। माँ ने उसे कई बार थप्पड़ मारा। युमा ने विरोध करते हुए कहा, मैं अब बच्ची नहीं हूँ, मैं खुद अपना काम कर सकती हूँ, और खिसकते हुए बाथरूम तक जाने लगी। जब उसकी माँ मदद करने गई तो युमा बोल पड़ी, आप ये जताना चाहती हो कि आपने अपनी पूरी जिंदगी मेरे लिए कुर्बान कर दी, मगर सच तो यह है कि आपको अकेले रहने से डर लगता है। आप मेरी नहीं, मैं आपकी जरूरत हूँ, शायद इसीलिए बाबा हमारे साथ नहीं रहते। उसकी माँ नाराज होकर चली गई, लेकिन युमा को वाकई में सहारे की जरूरत पड़ती है। पूरी रात वो लाख कोशिश करके भी उस टब से उठ नहीं सकी। आखिर में सवेरे उसकी माँ ने उसे वहां से निकालने में मदद की। कल रात के लिए युमा शर्मिंदा है, पर सुबह से उसे अपना फोन नहीं मिल रहा। जब उसने माँ से पूछा, वो बोले, जब फोन की जरूरत होगी मेरा फोन इस्तेमाल कर लेना। माँ ने उसे काबू में करने के लिए उसका फोन जब्त कर लिया है। युमा ने उस वक्त कुछ नहीं कहा। अब युमा को उसकी माँ घर में भी बंद रखने लगी। बाहर जाती तो ताला लगाकर जाती। एक दिन युमा
अपने फिजियोथेरेपी के पास से मौका देखकर भाग गई। जब तक उसकी माँ को पता चला वो काफी दूर निकल आई। यूमा को जब समझ नहीं आया कि कहाँ जाए, उसने एक बार फिर मिसेस माकिको को कॉल किया। उसकी हालत देखकर माकिको ने उसे तुरंत तो घर जाने के लिए नहीं कहा, मगर ये जरूर कहा, एक बार जब तुम घर जाने के लिए तैयार हो जाओ तो मुझे बता देना। और इकेतानी को उसका ख्याल रखने को कहकर चली गई। अब इकेतानी उसे अपने घर ले आया। यहाँ यूमा की माँ पुलिस स्टेशन पहुंची, लेकिन किस वजह पर FIR लिखे। लड़की नाबालिग नहीं है, 18 साल से ऊपर की है और माँ बेटी के झगड़े में वो घर छोड़कर चली गई। उसके गए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, तो फिर गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकती। अगली सुबह इकेतानी ने माकिको के भेजे कुछ कपड़े यूमा को दिए। बातें करते हुए यूमा ने उससे पूछा, क्या तुम्हें कभी किसी चीज का अफसोस हुआ है जो तुम नहीं कर पाए? फिर उसने अपने पापा की भेजी पोस्ट कार्ड दिखाते हुए कहा, मैं उनसे कभी मिल नहीं पाई, एक बार जरूर मिलना चाहूंगी। इकेतानी ने देखा तो पीछे एक पता लिखा है और वो उसे वहाँ ले गया। कई घंटों का सफर तय कर जब वो जापान के समुद्री इलाकों में पहुंचे, वहाँ उन्हें एक आदमी मिला जो उसके पिता का भाई है, यानी यूमा के अंकल। उसने पोस्ट कार्ड देखकर कहा, मेरे भाई को गुजरे 5 साल हो चुके हैं। वो आखिरी दम तक तुमसे मिलना चाहता था। तुम्हें हर साल जन्मदिन पर वो एक पोस्ट कार्ड भेजा करता। शायद बाकी के कार्ड्स तुम्हारी माँ ने तुम तक पहुँचने नहीं दिए होंगे। यूमा की जिंदगी में एक और राज से पर्दा उठा। उसकी एक जुड़वा बहन भी है, यूका, जो थाईलैंड में एक स्कूल में पढ़ाती है। निकलने से पहले यूमा ने माँ को फोन किया, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक सफर मुझे तय करना है जो मेरे लिए बहुत जरूरी है। खुद को पहचानने के लिए मुझे लौटने में कुछ समय और लगेगा। यूमा की माँ उसके कपड़े, उसकी चीजों को समेट रही है। कभी भी वो यूमा से दूर नहीं रही। अब हवाई जहाज के सफर के बाद उन्हें ट्रेन लेनी पड़ी। स्कूल थाईलैंड के बहुत पिछड़े इलाके में है। यूका से मुलाकात में 2 बहनों की झिझक एकदम से तो खत्म नहीं हुई, मगर हाँ, उन्होंने देर तक अपने माँ बाबा के बारे में बातें की। यूमा ने पूछा, क्या तुम्हें मालूम है हमारे माँ बाबा क्यों अलग हुए थे? यूका बोली, शायद माँ तुम्हें लेकर ज्यादा पॉजिटिव रहती थी, उन्हें तुम्हारी चिंता सबसे ज्यादा थी। फिर यूका ने उसे ये भी बताया कि उसे पहले से मालूम था कि उसकी एक जुड़वा बहन है, मगर वो नॉर्मल नहीं है। इसी डर से मैं कभी तुमसे मिलने नहीं आई। मुझे माफ कर दो, लेकिन आज पता चला कि तुम बहुत अच्छी हो। दोनों ने फिर मिलने का वादा किया। यूमा ने उसे जापान आकर माँ से मिलने और साथ आकर रहने को कहा। माँ तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी। और दोनों ने गले लगकर एक दूसरे को अलविदा कहा। अगले दिन उन्हें जापान लौटना है। अब यूमा ने इकेतानी से कहा, 37 सेकंड्स। जब पैदा हुई थी 37 सेकंड्स के बाद मैंने सांस लेना शुरू किया था। कभी कभी सोचती हूँ, अगर मेरी सांस थोड़ी पहले शुरू हो जाती या मैं पहले पैदा हुई होती तो आज शायद मेरी जगह यूका होती। लेकिन अच्छा हुआ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि अपाहिज होकर यूमा को महसूस हुआ है कि हर कोई अपनी जिंदगी में कहीं न कहीं अपाहिज है। वो बात और है कि नजर नहीं आता, और वो शायद जो आज है वो ना बन पाती। इकेतानी और यूमा अच्छे दोस्त बन चुके हैं, या शायद उससे भी ज्यादा। घर आकर उसने माँ को पूरी बात बताई और यूका की बनाई ड्राइंग्स दिखाई। माँ, वो आपसे मिलना चाहती है। माँ खुद को दोषी तो मानती होगी यूका को ऐसे छोड़ आने के लिए। यूमा ने उसकी छाती से ये बोझ कम कर दिया। उसे गले लगाकर उसकी माँ फूट फूट कर रोने लगी। अब अगले दिन यूमा उसी एडल्ट कॉमिक्स ऑफिस में मिसेस फुजीमोटो से मिलने गई। उससे काम मांगने नहीं, बल्कि शुक्रिया कहने। अगर उन्होंने उसकी दिशा नहीं मोड़ी होती तो वो आज मीलों का सफर तय नहीं कर पाती। जॉब ना मिलने पर भी मिसेस फुजीमोटो उसकी जिंदा दिली देखकर हैरत में है। उसने उसका काम देखना चाहा, जो एडल्ट ड्राइंग्स तो नहीं थी पर लाजवाब थी। उसने उसे दूसरे किसी अच्छे दोस्त की कंपनी में रेफर कर दिया। इंसान को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, और शारीरिक असमर्थता पर तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो इंसान जिसने कई दिलों को छू लिया, कितनी ही जिंदगियों को प्रेरणा दी, जीने का नजरिया बदला, वो इंसान कभी अपाहिज कैसे हो सकता है। और कहानी यही खत्म हुई। पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, प्यार पक्के से देते रहे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।